नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली लाइफ साइकिल अर्थात पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और इस कारण से वह अपना संपूर्ण जीवन जो होता है वह परिवार में ही व्यतीत करता है या बिताता है। परिवार में ही व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है और परिवार में ही व्यक्ति का जीवन जो है वह समाप्त होता है। परिवार में ही व्यक्ति का जन्म, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, विवाह संस्कार आदि होता है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास भी व्यक्ति का परिवार में ही होता है और जब वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से परिपक्व एवं आत्मनिर्भर हो जाता है, तब स्वयं अपने परिवार का निर्माण विवाह बंधन में बंधकर करता है तथा उसके बाद संतानोत्पत्ति करके बच्चों का लालन पालन करता है। जब उसे इन उत्तरदायित्वों से मुक्ति मिल जाती है, तब वह अपना बुढ़ापा भी या अपनी वृद्ध अवस्था भी परिवार के साथ ही गुजारता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वह परिवार में ही व्यतीत होता है, अर्थात पारिवारिक जीवन का एक चक्र चलता रहता है। जब वह पैदा हुआ, उसके बाद उसका लालन पालन हुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसका विवाह हुआ, फिर उसने धन कमाया, संतानोत्पत्ति की, उस धन को जो है समय पर अपने जो आवश्यकताएं हैं उनमें लगाया, उसके बाद उसका जो वृद्ध अवस्था होती है वह भी परिवार में गुजारता है। इस तरह से व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन चक्र है वह चलता रहता है। पारिवारिक जीवन चक्र की जो हम बात कर रहे हैं उसको ग्रॉस एंड कैंडल ने परिभाषित किया है। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार परिवार की शुरुआत दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है, अर्थात एक मेल एक फीमेल, है ना, महिला और पुरुष के द्वारा होती है। और किस तरह से संबंधित होते हैं वह विवाह के बंधन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है, अर्थात जब उनका विवाह होता है तो वह संतानोत्पत्ति होगी, उसके बाद फिर उन बच्चों को वह लालन पालन करते हैं, उनकी शिक्षा करते हैं, उनका वापस से विवाह कराते हैं, तो उनकी विस्तृत अवस्था में वृद्धि होती है। तथा अंत में जब बच्चों की शादी हो जाती है, वह अलग हो जाते हैं, अलग अपने परिवार का जीवन निर्वहन करने लगते हैं, तो अंत में फिर केवल दो वृद्ध व्यक्ति ही रह जाते हैं। अर्थात हर फैमिली या हर परिवार जो होता है वह एक साइकिल से बंधा हुआ है या एक साइकिल से गुजरता है, जिसमें कि दो यंग पर्सन्स का या दो युवा व्यक्ति जो है वह शादी के द्वारा जुड़ते हैं। फिर उनके जो परिवार है उसमें बच्चे आते हैं, उन बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं, उनका विवाह करते हैं और वापस से वही दो व्यक्ति रह जाते हैं और इसे ही फैमिली लाइफ साइकिल कहा जाता है। अब हम बात करें पारिवारिक जीवन चक्र को जानना समझना क्यों जरूरी है। अभी डेफिनेशन में समझाया, परिवार जो होता है दो युवा व्यक्तियों से चालू हो रहा है जो कि विवाह के संबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं या जुड़ते हैं। उनके घर में शिशु का जन्म होता है, वह उसका लालन पालन करते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा करते हैं, उसका विवाह करते हैं। फिर वह जो उनका बच्चा है वह अपने परिवार के साथ अलग हो जाता है या अलग रहने लग जाता है और वापस से अंत में दो व्यक्ति रह जाते हैं। तो इस जीवन चक्र को जानना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गृह व्यवस्थापन करते समय परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। इसके लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना जरूरी है, क्योंकि गृह प्रबंध का जो अर्थ है तभी सार्थक होगा जब व्यक्ति या उसका परिवार अपना जीवन जो है सुखमय रूप से व्यतीत कर सके। वह धन, समय, शक्ति एवं अन्य साधनों का प्रबंध भी परिवार की खुशहाली के लिए कर सके या इसके द्वारा वह अपने परिवार को खुशहाल रख सके। तो हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड में पारिवारिक जीवन चक्र को जानने या समझने का क्या महत्व है।
सबसे पहला महत्व जो हम देखते हैं वह है परिवार या पारिवारिक जो जीवन चक्र है उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को बताने का कार्य करता है। प्रत्येक जो अवस्था है उसमें आवश्यकताएं जो होती है वह अलग अलग होती है। ये आवश्यकताएं विस्तृत जब अवस्था आती है उस समय अलग है, संकुचित या प्रारंभिक अवस्था में अलग होती है, क्योंकि विस्तृत अवस्था में आवश्यकताएं कुछ ज्यादा होती है और थोड़ी सी अलग तरह की होती है। इसी तरीके से दूसरा महत्व है अच्छे रहन सहन एवं जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, उस प्लानिंग का या उस योजना को क्रियान्वित करना, फिर उस योजना का मूल्यांकन करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पारिवारिक जो जीवन चक्र है इसको समझना बहुत ही आवश्यक या जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पारिवारिक जीवन चक्र है उसका जानने का महत्व होता है कि परिवार को अपने संपूर्ण परिवार काल में या संपूर्ण जीवन काल कहे में कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे बच्चों के जन्म के साथ ही उन पर होने वाला व्यय प्रारंभ हो जाता है। विस्तृत अवस्था में उनका लालन पालन, शिक्षा का प्रबंध, आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी, उनका विवाह आदि करना पड़ता है और यह उनके अलग अलग उत्तरदायित्वों को बताता है। साथ ही वृद्ध अगर सदस्य परिवार में है तो उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, अगर कामकाजी महिला है तो उसकी समस्याओं को जानना, उसकी समस्याओं को सुलझाना, ये जो सारे उत्तरदायित्व होते हैं संपूर्ण जीवन काल में अलग अलग होते हैं और इनका उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो महत्व है कि परिवार की विभिन्न अवस्थाओं में व्यय होने वाले जो साधन हैं, जैसे कि समय, शक्ति, धन के बचाव के बारे में सोचना, उसके लिए योजना को बनाना, उसके लिए उसकी क्रियान्वयन करना, अर्थात परिवार के जो व्यय होने वाले साधन है अलग अलग अवस्थाओं में उसके बचाव की ओर भी ध्यान दिया जाए जिससे कि उसको अच्छे से या मितव्ययिता पूर्वक काम में लिया जा सके। नेक्स्ट है दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए योजना को बनाने के लिए भी पारिवारिक जीवन चक्र को जानना व समझना आवश्यक होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कौन से स्कूल में डालना है, स्कूल में है तो बाद में उसे क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर उसे कौन से कॉलेज में डालना है, फिर उसकी जॉब के लिए उद्देश्यों को बनाया जाता है, उसकी शादी के लिए बनाया जाता है। अर्थात हर स्टेज पे, हर अवस्था में, उप अवस्था में उन दीर्घकालीन उद्देश्यों की योजना अगर हम पूर्व में ही बना लेते हैं तो वह उस परिवार के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट और लास्ट है गृह व्यवस्थापन हेतु की जाने वाली क्रियाओं के निर्धारण हेतु, अर्थात किसी विशिष्ट समय में गृह व्यवस्थापन हेतु की जाने वाली जो क्रियाएं हैं कई सारे तत्वों पर निर्भर करती है और इन क्रियाओं के निर्धारण हेतु भी पारिवारिक जीवन चक्र को जानना जो होता है बच्चों वो बहुत ही जरूरी होता है। बिगलो के अनुसार किसी भी परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति को पूर्ण किया अथवा उसे पूर्ण करने में असमर्थ रहे। इस लाइन का क्या मतलब है कि किसी भी परिवार की जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो आर्थिक अवस्था मतलब इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसका बहुत बड़ा भाग इस बात पे निर्भर करता है कि उन्होंने प्रारंभिक अवस्था यानी शुरू की जो अवस्था है उस समय में जो आर्थिक स्थिति को उनका जो इकोनॉमिक लेवल था उसको पूर्ण किया अथवा उसे पूर्ण करने में वह परिवार जो है असमर्थ रहा। कई परिवारों में आर्थिक समस्या बहुत ही कठिन हो जाती है। इसके एक या अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार कईयों को क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, वो स्थिति अगर बिगड़ती चली जाए तो बहुत बार कई सारी कॉम्प्लिकेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। उसके कई बार एक कारण भी हो सकता है और अनेक कारण भी हो सकता है। कभी कभी ज्ञान की भी कमी होती है कि उन्होंने कमाया तो है
परंतु उसको सही तरीके से प्लानिंग नहीं की है ना, तो भी कई बार वह उस पैसे को बचा नहीं पाते हैं कि जब कोई इमरजेंसी आए या जब कोई समस्या आए तो हम उसको यूज करें। तो कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अगर उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए धन को इकट्ठा नहीं किया है, तो कोई समस्या आने पर कई बार जो उनकी स्थिति है वह नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है। यानी पारिवारिक जीवन चक्र को समझने के लिए बचत जो होती है वह काफी इम्पोर्टेंस रखती है, जिससे कि उनका पारिवारिक जीवन जो है वह अच्छे से चल सके। अब हम बात कर रहे हैं पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम जो अवस्था है उसका नाम है प्रारंभिक परिवार या बिगनिंग ऑफ फैमिली, अर्थात ये किसी भी परिवार की शुरुआत होती है। दूसरी जो अवस्था है उसका नाम है विस्तृत परिवार या इसे एक्सपांडिंग स्टेज भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था का नाम है संकुचित परिवार या कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परिवार की या बिगनिंग फैमिली की। प्रारंभिक अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर कि 2 व्यक्ति या हम कहें वयस्क स्त्री एवं पुरुष जो होते हैं, जो कि भिन्न भिन्न परिवारों से आए हैं, अलग अलग संस्कृति है, जीवन दर्शन है, मूल्य है, और वह परिणय सूत्र में आबद्ध होकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण उनके जीवन दर्शन, मूल्य, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि में भी भिन्नता देखने में आती है। अतः वे इस अवस्था में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। साथ में उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु आय को अर्जित करते हैं। दूसरी जो अवस्था या स्टेज है, जिसे कि हमने विस्तृत परिवार कहा है या वृद्धि की अवस्था कहा है, इस अवस्था में किसी भी पारिवारिक जीवन चक्र के अंतर्गत परिवार की वृद्धि होती है। अर्थात बच्चे का जन्म होता है, उसका लालन पालन होता है, उसकी एजुकेशन या शिक्षा का कार्य किया जाता है और बच्चा फिर बड़ा होकर स्वावलंबी बन जाता है। इस अवस्था में पति पत्नी की अनेक जिम्मेदारियों के अलावा उनकी माता पिता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। उनका अधिकांश समय बच्चों के लालन पोषण में और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। इस समय पर अधिक धन की भी जरूरत पड़ती है, साथ ही साधनों की मांग जो होती है वह भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट और थर्ड जो स्टेज होती है, जिसे कि हम संकुचित परिवार या एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली कहते हैं, इस अवस्था के अंतर्गत माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण करा चुके होते हैं। बालक जो होता है आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है। वह अपना नया घर बसाकर या गृहस्थी बसाकर अलग हो जाता है, यानी परिवार वापस से छोटा हो जाता है। इसमें केवल 2 ही वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वह रह जाते हैं। संयुक्त परिवार में वृद्ध दंपति के अलावा उनके बेटे, बहू, पोते पोतियां, अविवाहित बेटियां भी आती है। इस समय पर वृद्ध दंपति का जो कार्यक्षेत्र होता है वह काफी कम हो जाता है। यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र या फैमिली लाइफ साइकिल के जो तीनों स्टेजेस हैं, जो कि प्रारंभिक अवस्था से चालू होकर संकुचित अवस्था पे जाती है, वहां पर हर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहें हम, उनके अधिकार कहें, या हम ये कहें कि उनके जो रोल हैं वो अलग अलग होते हैं और समय के अनुसार उनको अपना इस जीवन चक्र को आगे बढ़ाना पड़ता है। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है कि पारिवारिक जीवन चक्र या फैमिली लाइफ साइकिल हम किसे कहेंगे, साथ में इसका क्या महत्व है, क्यों इसको समझना जरूरी है, यह हमने देखा। साथ में ये भी देखा कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में या विस्तृत रूप में हम कल के वीडियो में देखेंगे कि इन सभी अवस्थाओं की क्या उप अवस्थाएं होती हैं। इसके साथ ही बच्चों आज का जो हमारा ये लेक्चर है वह समाप्त होता है।
थैंक यू बच्चों।